Today I'm going to start with part 2 of exercise 11. Question number 5 हम लोग को दिया हुआ in the adjoining figure ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA. बस इतना कहना है यहाँ पे कि ये हो जाएगा इसके बराबर, ये हो जाएगा इसके बराबर, ये हो जाएगा इसके बराबर और ये हो जाएगा आपका इसके बराबर. ठीक है, इसमें और कुछ नहीं हम लोग को स्टेट करना है बिकॉज पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स. So DS will be equals to SA, AP will be equals to PB, BQ will be equals to QC and CR will be equals to RD. अच्छा अब आगे बढ़ते हैं. AC is the diagonal of this quadrilateral. आपको देख के समझ में आ रहा होगा इस डायग्राम में. हम लोग को शो क्या करना है कि SR is parallel to AC and SR is half of AC और बाकी के दो पार्ट पे मैं अभी जस्ट आऊँगा. ठीक है ना. तो फर्स्ट वाले पार्ट पे हम लोग सबसे पहले आएंगे. देखना हम लोग कंसिडर करेंगे आपका ट्राइंगल DAC. इन ट्राइंगल DAC इसमें आप देखिएगा आपका S is the midpoint of AD, correct, and R is the midpoint of DC. इसे हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है. इसका मतलब SR that will be half of AC, correct, and it will also be SR will also be parallel to AC by midpoint theorem. by midpoint theorem देखना आपका S आधा midpoint था आपका AD का और R आपका midpoint था DC का और इन दोनों को ये SR लाइन जो है वो ज्वाइन कर रहा है. तो अब midpoint theorem क्या करता है कि एक ट्राइंगल में जो मिड पॉइंट्स होते हैं दोनों साइड्स के उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है वो थर्ड लाइन से हमेशा पैरेलल होगा और हमेशा उसका आधा होगा. ये आपका डेफिनेशन है मिड पॉइंट थ्योरम का. तो उसका यूज करके हम लोगों ने क्या प्रूव कर लिया कि एस आर इज हाफ ऑफ ए सी एंड इट इज पैरेलल टू ए सी. ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट हो चुका है प्रूफ. इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था. हम लोग करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 को जो कि कहता है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर. ये हम लोग को प्रूफ करना है. कैसे करेंगे देखिएगा. पार्ट नंबर 2 में आइए. हम लोग अब क्या कंसिडर करेंगे. हम लोग अब ट्राइंगल ए बी सी को कंसिडर करेंगे. ठीक है ना. इन ट्राइंगल ए बी सी देखिए यहाँ पे P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी है ना. P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और यहाँ पे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. करेक्ट, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है. इसका मतलब पी क्यू जो लाइन होगा दैट विल बी हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू जो लाइन होगा दैट विल बी पैरेलल टू ए सी. करेक्ट, PQ is half of AC and PQ is parallel to AC. जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को प्रूफ किया एकदम वैसे हम लोग सेकंड पार्ट को प्रूफ कर लिए कि PQ is half of AC and it is parallel to AC. अब PQ half of AC था और SR भी half of AC था. मतलब PQ is equals to half of AC is equals to SR. माने PQ is equals to SR. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. आई एम प्रीटी श्योर बिकॉज SR हम लोग ने हाफ ऑफ AC प्रूफ कर दिया, PQ को हाफ ऑफ AC प्रूफ कर दिया, तो वो दोनों बराबर ही ना होंगे. तो आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो चुका है. अब पी क्यू आर एस को हम लोग को पैरेललोग्राम प्रूव करना है. तो एक भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के ना दो मेथड होते हैं. आप क्या कर सकते हो कि आप जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं उनको आप पैरेलल प्रूव कर दो. ठीक है ना. जो ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स होते हैं उनको आप पैरेलल प्रूव कर दो. माने इस केस में आप एस आर और पी क्यू को पैरेलल प्रूव करो और आर क्यू और एस पी को पैरेलल प्रूव कर दो. या तो आप क्या करो कि एस आर और पी क्यू को पैरेलल प्रूव करके उन दोनों को बराबर प्रूव कर दो, या तो फिर आर क्यू और एस पी को पैरेलल प्रूव करके बराबर प्रूव कर दो. सो इन दोनों मेथड से आप एक पैरेललोग्राम को प्रूव कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोगों ने पी क्यू को एस आर के बराबर प्रूव कर दिया. अब हम लोग को सिर्फ एस आर को पी क्यू के पैरेलल प्रूव करना है और एक बार हम लोग वो कर लेते हैं तो पी क्यू आर एस आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा. टेंशन मत लो, ऐसी चीज आप लोग को नहीं आता है तो आने वाले चैप्टर रेक्टिलिनियर फिगर्स में से आप लोग को अच्छे से मालूम पड़ चुका होगा. ठीक है ना. तो अब हम लोग इसका लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं अपना. देखिएगा हम लोग को पता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एसी और हम लोग को ये भी पता है कि एस आर इज पैरेलल टू एसी. इसका मतलब पी क्यू भी पैरेलल हो जाएगा एसी के. करेक्ट, ये उन्होंने प्रूव कर दिया बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ये भी प्रूव हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम. अब ये दोनों प्रूव हो चुके हैं तो ये भी आपका डायरेक्टली प्रूव हो चुका है. करेक्ट, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू होगा. माई बैड, ये एसी के पैरेलल तो हम लोग ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था. हम लोग को उसको एस आर के पैरेलल प्रूव करना था जो कि हम लोग ने अभी जस्ट कर दिया. PQ is parallel to SR. अब PQ is equal to SR and PQ is parallel to SR. इन दोनों के हेल्प से ये आपका है 1 और ये है आपका 2. By 1 and 2 PQRS has been proved to be a parallelogram. And this is your final answer. Question number 6. Show that the quadrilateral formed by joining the midpoint of the adjacent side of a square is also a square. क्या करना है देखो, हम लोग को सबसे पहले एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा. ठीक है, ये एक स्क्वायर है. ठीक है, जैसा भले ही दिखना रहा हो एक स्क्वायर जैसा बट ये स्क्वायर है. ठीक है ना. अब हम लोग को क्या करना है कि इन चारों साइड का ये काम करता मैं थोड़ा सा और ढंग से बनाता हूँ इसको. अब इसके जो आपके एडजेसेंट साइड्स है इनके जो मिड पॉइंट होगा, लेट अस से ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है,
ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये सारे मिड पॉइंट है चारों साइड्स के। अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, इनको ज्वाइन करने पे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा ये भी एक स्क्वायर होगा। इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। ये क्वेश्चन एक लेंदी क्वेश्चन होने वाला है एंड ट्रस्ट मी, इसमें मैं आप लोग को एक चीज बताऊंगा जिसका आप लोग प्लीज एग्जाम में ध्यान रखिएगा, बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो बहुत लोग इस क्वेश्चन को, इस चीज को मिस कर जाएंगे। तो प्लीज इस वाली चीज को स्पेसिफिकली याद रखिएगा। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आप लोग को बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा आप। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, ठीक है ना। क्या अज्यूम करेंगे, अज्यूम दैट द लेंथ या द साइड ऑफ अ स्क्वायर, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज x यूनिट, ठीक है। ये है आपका x यूनिट्स का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। ये x है, सिमिलरली ये भी x हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे मैं एक डायगोनल ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा, एक डायगोनल को मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है। एक डॉटेड लाइन में बना रहा हूं जो कि आपका डायगोनल है, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को ये। अब इस डायगोनल का लेंथ क्या होगा, द लेंथ ऑफ द डायगोनल विल बी व्हाट। आप इसको प्रूव कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ये x है, ये भी x ही होने वाला है। अब देखो एक स्क्वायर में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। आई मीन जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जो एडजेसेंट साइड के बीच में अलाई करते हैं, वो 90 डिग्री होता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। इट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हो जाता है अंडर रूट में 2x स्क्वायर, जो कि होता है x रूट 2, ठीक है। इसका मतलब लेंथ ऑफ द डायगोनल हो गया x रूट 2, इसका वैल्यू क्या हो गया, x रूट 2, ठीक है। अभी सब कुछ सेंस बनाएगा, टेंशन मतलब अभी धीरे धीरे सब कुछ सेंस बनाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग को पता है, मैं इसको ना वैल्यू दे दे रहा हूँ। ये आपका d है, ये आपका e है, ये आपका f है और ये आपका g है, ओके। सिमिलरली ये है a, ये है b, ये है c और ये है d। इज दैट फाइन, ओके। d मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर दिया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे d को हटा के इसको लेटर से h दे दूंगा। मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन प्लीज बेयर विथ मी, ठीक है ना। a b c h और d e g f, बस खत्म। अब क्या करेंगे देखो, यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी एच हम लोग को पता है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एच। सिमिलरली आपका E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो देख के समझ में आ रहा है आप लोग को। तो DE को जो लाइन ज्वाइन करेगा वो क्या होगा, आधा होगा HB के, थर्ड साइड का आधा होगा और पैरेलल भी होगा, करेक्ट, समझिएगा। जो DE होगा दैट विल बी हाफ ऑफ HB। वाई, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बिकॉज D मिड पॉइंट था AH का, E मिड पॉइंट था AB का, तो इनको ज्वाइन करने वाला लाइन आधा होगा थर्ड साइड का। सो DE विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ आपका x रूट 2। देखो BH का वैल्यू x रूट 2 था ना, तो ये हो जाएगा x रूट 2 बाई 2, करेक्ट। सो DE का वैल्यू आ गया x रूट 2 बाई 2, ओके। अब आप क्या कर सकते हो, आप HFCGB, ये जो पूरा ट्राइंगल बन रहा है HCB, इसमें भी आप GF को BH के बराबर प्रूफ कर सकते हो, ओके। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने DE का वैल्यू प्रूफ कर लिया, जो कि है इस वाले, ये वाला जो आपका साइड हो जा रहा है इस क्वाड्रिलेटरल का, इसका वैल्यू प्रूफ कर दिया x रूट 2 बाई 2, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। इसको आप ये आपका है मेथड नंबर 1, ठीक है ना, मेथड नंबर 1। इसको आप एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हो जो कि है मेथड नंबर 2। वो कैसे आप सॉल्व करोगे, देखो D E G और F आधे हो जाएंगे AH AB और BC और CH के। इसका मतलब AD क्या हो जाएगा, दैट विल बी x बाई 2, DH क्या हो जाएगा, दैट विल बी x बाई 2, HF भी हो जाएगा आपका x बाई 2, FC भी हो जाएगा x बाई 2, ये भी हो जाएगा x बाई 2, ये भी हो जाएगा x बाई 2, करेक्ट, x बाई 2, ये भी हो जाएगा x बाई 2 और ये भी हो जाएगा आपका x बाई 2। DE को आप डायरेक्टली आप पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हो, है ना। सो DE देखो इन ट्राइंगल AED, ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। आराम से आप DE को सॉल्व कर सकते हो। दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में x स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर बाई 4, दैट विल बी x स्क्वायर 2 बाई 4, इसका अंडर रूट, जो कि हो जाएगा x रूट 2 बाई 2। इधर से भी वही आया, इधर से भी वही आया, ठीक है ना। अब ये चीज आप क्या करना, रिपीट कर देना DE के लिए, जैसे हम लोगों ने किया, इसको आप DF के लिए भी करो, FG के लिए भी करो, GE के लिए भी करो, देखना आपको यही वैल्यू मिलेगा। DE के लिए तो मिल गया DF, दैट विल बी इक्वल्स टू x रूट 2 बाई 2। फिर सिमिलरली आपका FG इज ऑल्सो x रूट 2 बाई 2 और जो EG है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू x रूट 2 बाई 2। तो ये तो आपको मिल जाएगा। आप मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया, मेथड 1 मेथड 2 जो भी चाहो आप यूज करो, कोई वो नहीं है, जिस भी मेथड से आप करना चाहो कर लो। आपको DE EG GF और जो FD है ये चारों एक दूसरे के बराबर मिलेंगे। अब यहाँ पे सवाल खत्म नहीं होता है। बहुत लोग क्या बोलेंगे कि हम लोगों ने चार साइड बराबर प्रूफ कर दिया, बस हो गया काम तमाम,
अब हम लोग जा सकते हैं, क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं? नहीं, यहाँ पे अभी आप लोग का जो ये क्वाड्रिलेटरल बना है DEGF, ये एक रोम्बस प्रूव हुआ है। इसको हम लोग को अभी एक स्क्वायर प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये अभी एक रोम्बस प्रूव हुआ है, तो इसको हम लोग को अभी एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, आपका जो EF है, EF और GD जो है, ये आपके डायगनल नहीं है। सोच के देखो, क्या EF डायगनल है ना आपका DEGF का? सिमिलरली GD भी एक डायगनल हुआ ना EGFD का। अब देखो, एक रोम्बस में क्या होता है, डायगनल अनइक्वल होते हैं, लेकिन वहीं पे स्क्वायर में क्या होता है, एक डायगनल इक्वल हो जाता है। समझ में आया? रोम्बस में एक्चुअली डायगनल्स इक्वल या अनइक्वल होता है, लेकिन एक स्क्वायर में हमेशा डायगनल इक्वल ही होता है। सो हम लोग को बस ये प्रूव करना है कि जो डायगनल्स है ना, जो कि है EF और DG, ये दोनों अगर एक दूसरे के बराबर हो गए तो जो आपका क्वाड्रिलेटरल बना है DEGF, ये एक स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। बिकॉज ऑलरेडी हमने एक रोम्बस प्रूफ कर दिया है DEGF को, है ना, दैट DEGF इज अ रोम्बस। ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब इसको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हम लोग को इसके डायगनल्स को इक्वल प्रूफ कर देना होगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको एक स्क्वायर प्रूफ करना है तो क्या करिए, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दो और जो डायगनल है उसको इक्वल प्रूफ कर दो, बस काम तमाम। यहाँ पे बस आपको डायगनल को इक्वल प्रूफ करना है, जो कि है EF DG। अब किसी अंधे को भी ये पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में कि EF इज इक्वल टू AH एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू BC, है ना? करेक्ट। नेक्स्ट पेज में आ रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो पीछे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। EF दैट इज इक्वल टू AH। क्लियरली आप लोग को दिख रहा होगा ये चीज, है ना? EF इज इक्वल टू AH और AH क्या था? इट वॉज X। सिमिलरली आपका DG इज इक्वल टू HC, DG इज इक्वल टू HC, ये भी हो गया X। करेक्ट। आपके दोनों डायगनल्स का वैल्यू क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना? EF इज इक्वल टू DG इक्वल टू X। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सिंस ऑल द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड द डायगनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो इक्वल, हेंस दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। एंड ट्रस्ट मी, बहुत लोग जो है ना इस सेकंड पार्ट को प्रूव करना भूल जाएंगे कि डायगनल्स इक्वल हैं। समझे? तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, आप लोग को सारे साइड्स को बराबर प्रूफ करना है और डायगनल्स को भी बराबर प्रूफ करना है। एंड दिस वाज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन द एडजॉइनिंग फिगर ADBE आर मीडियंस ऑफ ABC। AD और BE जो है वो मीडियन है इस ट्राइंगल में। हम लोग को दिया है कि DF जो है वो पैरेलल है BE के, CF इज 1/4 ऑफ AC। ये हम लोग को प्रूफ करना है। क्या करना है इसमें देखिएगा, हम लोग को सबसे पहले हम लोग को कंसिडर करना होगा आपका ट्राइंगल CEB। सो कंसिडर ट्राइंगल CEB। ठीक है, मैं इसको एक बार कुछ इस प्रकार से बना दे रहा हूँ एक बार वापस से। ठीक है, CEB। यहाँ से D से एक लाइन जाता है आपका F पे, ये है E, ये है E, ये है B और ये है C। कुछ इस तरीके का है आपका ये वाला ट्राइंगल EBC। अभी ध्यान से देखना, AD मीडियन था आपका इस ट्राइंगल में, सो AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर जाएगा, तो BD विल बी इक्वल टू DC। करेक्ट, बिकॉज मीडियन है ना AD। सिमिलरली BE जो है वो बाइसेक्ट करेगा आपका AC का, बिकॉज BE इज द मीडियन, सो ये विल बी इक्वल टू दिस, माने AE विल बी इक्वल टू EC, AE विल बी इक्वल टू EC एंड BD विल बी इक्वल टू DC, माने D इज द मिड पॉइंट एंड E इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। समझ में आ गया? अब देखो, ये इसके पैरेलल है, DF इज पैरेलल टू BE दिया हुआ है, DF इज पैरेलल टू BE। So according to the problem, as DF is parallel to BE and D is the midpoint of BC, आपका by the converse of midpoint theorem, इस बार क्या लगेगा? converse of midpoint theorem। by the converse of midpoint theorem आप clearly लिख सकते हो कि F is the midpoint of EC। अब जिसको ये नहीं समझ में आ रहा, मैं इसको प्लीज उसके सामने हाथ जोड़कर घुटने टेक के बोलूंगा कि प्लीज एक्सप्लेनेशन वीडियो देख ले या तो किताब पढ़ ले, दोनों में से कोई एक काम कर ले, बिकॉज दोनों में तुमको जो लॉस है वो दिख जाएंगे और प्लीज उन लॉस को याद रखना है, ऐसा नहीं कि देख के फिर भूल जाएं। ठीक है ना? वो लॉस जो है वो थ्रू आउट द चैप्टर्स काम में आएंगे और एग्जाम में तो और काम में आएगा। ठीक है ना? तो बस कमेंट में ये लिखने से पहले कि एक्सप्लेन नहीं किया इस वाले क्वेश्चन को, प्लीज एक बार एक्सप्लेनेशन वीडियो या बुक का लॉस वाला सेक्शन देख लेना। ठीक है, ऑलराइट। सो F इज द मिड पॉइंट ऑफ EC, सिंपल सा है। अच्छा, इसका मतलब अब मैं थोड़ा सा इस वाले लाइन को बना रहा हूँ जो है आपका AC, इसमें E was the midpoint of AC। करेक्ट, माने AE is equals to EC as E is the midpoint of AC। ऐसा इसलिए हुआ था बिकॉज BE जो है वो मीडियन था। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, F को प्रूव कर दिया मिड पॉइंट ऑफ EC। F
was the midpoint of EC. Correct. इसका मतलब EF is equals to FC और that is equals to half of EF is equals to FC that was equals to half of EC. करेक्ट है. करेक्ट. ये हम लोगों ने अभी जस्ट प्रूफ किया था और हम लोगों ने ये भी प्रूफ कर दिया कि AE is equals to EC. अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं इधर ऊपर आके लिख रहा हूँ अब CF that is equals to half of EC. करेक्ट. और EC was half of AC. करेक्ट. Because E is the midpoint of AC. करेक्ट. एंड EC that is half of AC. तो अब मैं इसी EC के वैल्यू को इधर पुट कर दूंगा तो हो जाएगा CF that is equals to half of AC. EC का वैल्यू मैंने half of AC उसके अंदर पुट कर दिया तो हो जाएगा half into half of AC जो कि हो जाएगा CF is equals to 1/2 times 1/2 times AC जो कि होता है CF is equals to 1/4 AC. अब इसका कोई काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं और ये हम लोग को प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, राइट, कि CF is 1/4 of AC जो कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है. सो हेंस प्रूफ. दिस इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया क्या गया है. इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ पैरेललोग्राम. E and F are the midpoints of the sides AB and CD respectively. ठीक है ना. आपका AE is equals to EB दे दिया है और DF equals to FC दे दिया है बिकॉज F और E आपका मिड पॉइंट है AB और DC के, है ना. द स्ट्रेट लाइंस AF एंड BF मीट द स्ट्रेट लाइंस ED एंड EC एट द पॉइंट G and H. आपका डायग्राम में सब बनाया हुआ है. हमें इन दोनों चीजों को प्रूव करना है. सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि आपका ये ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AB विल बी इक्वल टू CD, है ना. अब AB CD के बराबर है तो AB का आधा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू CD का आधा. करेक्ट. ठीक है. अब देखो AB का आधा क्या है, AE है एंड EB है और CD का आधा क्या है, DF है और FC है. ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ था. ये दोनों चीजें बराबर होने वाली, माने टोटल चारों चीजें बराबर होंगी. माने AE, EB, FC और FD ये चारों बराबर होंगे. ठीक है. क्यों? बिकॉज ABCD के बराबर था, बिकॉज इट वॉज अ पैरेललोग्राम. E एंड F मिड पॉइंट था और AB का आधा आपका CD के आधे के बराबर ही होगा. तो उस चीज से हम लोग इन चारों की इक्वालिटी पे हम लोग पहुंच जाते हैं. इट इज एज सिंपल एज दैट. नहीं समझ में आए इसको रिवाइंड करके थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा खुद से कलम चला के देखो. ठीक है ना. कुछ ठीक समझ में आ जाएगा. टेंशन मत लो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये चीज. ओके. अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे. दिया क्या है, हमें HEB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल HCF के. ठीक है ना. कौन सा है आपका HEB, देख लो एक बार. ये वाला जो ट्राइंगल है HEB और जो आपका HCF है, इन दोनों को हम लोग को आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. बड़ा ही इजी चीज है. कैसे करेंगे आप लोग देखिएगा. इन ट्राइंगल आपका HCF एंड ट्राइंगल HEB, ध्यान से देखना, आपका एंगल C और एंगल E बराबर नहीं हो जाएगा बिकॉज पैरेललोग्राम है ना आपका ये ABCD. तो आपका CD जो है और जो आपका AB है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने वाले हैं. अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग थोड़ा ध्यान से फोकस कर पाओ. ठीक है. इन सब चीज़ों को मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ. ध्यान से देखना. ठीक है ना. ट्रस्ट में तुम लोग को समझ में आ जाएगा. अब देखो तुम्हारा जो टोटल CD था वो EB के आपका पैरेलल था, है ना, पैरेलल था. अब देखो ये क्या है, FB क्या है, तो ध्यान से देखना. FB क्या है, इट इजंट इट अ ट्रांसवर्सल जो कि कट कर रहा है दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस को. इसका मतलब जो आपका ये वाला एंगल है CFH वो आपका HBE के बराबर होगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना. सो एंगल C इक्वल्स टू एंगल E. द रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. है कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना. ट्रस्ट मी, धीरे धीरे सब हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व. अब देखो C और E तुमने C और E नहीं, C और E नहीं है यहाँ पे. अभी हम लोग ने B और F को प्रूफ किया है तो मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ इसको. ठीक है. ये है आपका एंगल F इक्वल्स टू एंगल B. ठीक है ना. एंगल F और एंगल B को हम लोग ने इक्वल प्रूफ कर दिया. अब ये एग्जैक्ट चीज आप कॉपी पेस्ट कर दो एंगल C और एंगल E के लिए. क्यों नहीं कर सकते भाई आप लोग. देखो CE भी एक ट्रांसवर्सल है तो CE जो आपका CE जो लाइन है वो CD पे ये वाला जो एंगल कट करेगा और ये वाला एंगल जो वो AB पे कट करेगा, दोनों बराबर होंगे बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना. सो आपका एंगल C दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल E. द सेम रीजन. क्या रीजन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ट्रस्ट मी, सब आप लोगों ने क्लास 6-7 में तो बहुत किया होगा. ठीक है ना. सो आई होप आप लोग को ये सब चीज ऑलरेडी आता होगा. ठीक है. अब हम लोग इसको एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, उसको हम लोग प्रूव करेंगे इस लॉजिक का यूज कर जो हम लोग ने अभी लिखा था. रीजन क्या था यहाँ पे, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम. इस एंटायर लॉजिक का हम लोग यूज करेंगे अब ना सेकंड यहाँ पे एक और इक्वेशन प्रूव करने के लिए. देखो अभी हम लोग ने AE, EB, DF और FC को इक्वल प्रूफ कर दिया. माने इसको 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 और इसको हम लोगों ने इक्वल प्रूफ कर दिया. इसका मतलब CF और EB बराबर है. CF और EB आपका बराबर है. यहाँ पे आप लिख सकते हो CF इक्वल्स टू EB. प्रूफ्ड. लॉजिक क्या था रिवाइंड करके आप देख सकते हो. यहाँ पे मैंने सब एक्सप्लेन किया था डिटेल में. ठीक है ना. तो CF और EB हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया. यहाँ पे देखो FC और EB हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है.
सो सी एफ इक्वल्स टू ई भी प्रूव हो गया, ये वाला सुसाइड वो तो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका था। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, और कौन से एक्सियम से, ASA एक्सियम से, ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल HCF has been proved congruent to triangle HEB by which axiom, ASA axiom। नहीं समझ में आया एक बार वापस देख लेना, ठीक है ना। लेकिन जो भी डाउट्स को उसको इस वीडियो के थ्रू क्लियर करवा देना, बिकॉज जब तक तुम क्लियर नहीं कराओगे तब तक आगे भी तुमको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और आगे के चैप्टर धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, तो प्लीज अगर कोई इशू हो रहा हो तो इस वीडियो को वापस देख के क्लैरिफाई करा लो, ठीक है ना। ऑलराइट, तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जो है, जब हमारा फर्स्ट पार्ट था उसको हम लोगों ने क्लियर सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। GEHF इज अ पैरेललोग्राम, हम लोग को ये प्रूव करना है। माने कौन सा वाला, हम लोग क्वाड्रिलेटरल का बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ये वाला, हम लोग इस वाले का बात कर रहे हैं, देखो GFEH, इस वाले का हम लोग बात करें। इसको हम लोग को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं अब इसको। ऑलराइट, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अभी हम लोगों ने क्या अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर दिया है। हम लोगों ने FCH और HEB को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। अब ध्यान से देखो, बिकॉज HCF इज कॉन्ग्रुएंट टू HEB, ध्यान से देखना, HF जो है वो आपका HB को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, है ना। HF जो है आपका HF दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू HB, एंड बिकॉज द ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट HF विल बी इक्वल्स टू HB, CPCT, करेक्ट। ये सब आपने बहुत बार किया है। सो HF इज इक्वल्स टू HB। इसका मतलब क्या है, HF और HB इक्वल है और H उसी लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब H तो मिड पॉइंट हो गया ना। देयरफॉर H इज द मिड पॉइंट ऑफ FB, करेक्ट। ये सेम चीज आप क्या करो, CE के लिए कर दो, माने HC आपका जो है कॉरेस्पॉन्ड्स टू HE, ठीक है। देयरफॉर HE इक्वल्स टू HC अगेन बाय CPCT, है ना। इसका मतलब H इज द मिड पॉइंट ऑफ EC। तो हम लोगों ने क्या क्या और एक चीज प्रूव कर दिया यहाँ पे कि HF इज इक्वल टू HB, HC इज इक्वल टू HE, ठीक है। सेम चीज अभी हम लोग G के साथ भी करने वाले हैं। तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये है F, ये है E, ये रफ डायग्राम में पूरी तरीके से बना रहा हूँ मैं। ये है AGD, A, ये है G, ये है D। अभी राइट साइड वाला डायग्राम को मैं नहीं बना रहा हूँ, तो अब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राइट साइड वाले पे अभी आप ध्यान ना दो, ठीक है। राइट साइड वाले पे भी आप ध्यान मत दो, क्योंकि राइट साइड वाले का काम अपना हो गया है। अभी हम लोग लेफ्ट साइड पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल आपका GFD पे आ जाओ, GFD एंड ट्राइंगल GAE पे आ जाओ, ठीक है। इसमें ध्यान से देखना, अगर हमने प्रूव कर दिया था कि आपका जो DF है दैट इज इक्वल टू AE। नहीं समझ में आया तो प्लीज इस वाले पोर्शन को एक बार रिवाइंड करके देख लो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं अपना, ठीक है ना, कि FD इज इक्वल टू AE। ऑलराइट, ऑलरेडी प्रूव, ठीक है। और क्योंकि आपका जो है ये जो लाइन था आपका CD और जो AB था वो दोनों पैरेलल थे, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। एंगल F इक्वल्स टू एंगल A बिकॉज दे वर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड आपका एंगल D और एंगल EB इक्वल हो जाएंगे सिमिलरली बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। एंगल D इक्वल्स टू एंगल E ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम लोगों ने ध्यान से देखो, हम लोगों ने ASA रूल से ऑलरेडी इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। तो ट्राइंगल GFD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GAE बाय ASA एक्सियम, ठीक है। अब अगेन हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग GF और GA को इक्वल प्रूव कर देंगे बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। सो GF इज इक्वल टू GA बाय CPCT। सिमिलरली GD इज इक्वल टू GE बाय CPCT। एकदम सिमिलर वे में हम लोग को करना है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, ठीक है ना। इन दोनों को हम लोगों ने जैसे किया था एकदम सिमिलर वे में। अब इससे हम लोग को क्या मिला कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका ED एंड ऑल्सो FE। क्लियर है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो G इज द मिड पॉइंट ऑफ ED एंड FA। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली जो डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है आपका, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लोग फिर से एक बार बनाते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, अब थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना मैंने यहाँ पे क्या खिचड़ी पकाया है। सबसे पहला चीज मैं यहाँ पे सिंबल्स लिख दूं, आपका DFCGHE, DFCGHE, DFCGH और E, ठीक है ना। E ये है A और ये है B। अब ध्यान से देखना, हमें पता है कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ ED, अभी प्रूफ किया जस्ट, ठीक है ना। सो दीज टू आर इक्वल्स, दीज टू आर इक्वल, ऑलराइट। ऑल्सो F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, सो दीज टू आर ऑल्सो इक्वल। अब मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग को क्या कहता है कि इस ट्राइंगल DEC में दो साइड्स, एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन थर्ड साइड के क्या होता है,
पैरेलल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बाय मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्राइंगल डीईसी आपका एफ जी जो है दैट इज पैरेलल टू ईसी, करेक्ट है। एंड बिकॉज यहां पे ध्यान से देखना, ईसी का एक छोटा सा टुकड़ा है ना ई एच, ईसी का एक छोटा सा टुकड़ा है ई एच, सो आपका एफ जी विल बी पैरेलल टू ई एच। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ऑलराइट। अब ध्यान से देखना, ये सेम चीज इधर भी अप्लाई होगा। एफ और एच, एच आपका मिड पॉइंट है ईसी का, है ना, एच जो है वो मिड पॉइंट है आपका ईसी का, सो एफ एच विल बी पैरेलल टू डीई, है ना, एफ एच विल बी पैरेलल टू डीई। और आपका जीई एक छोटा सा टुकड़ा है डीई का, सो एफ एच इज पैरेलल टू जीई। तो हम लोग को ये दो चीज मिल चुका है। ठीक है, अब जिन लोग को ये समझ नहीं आया उन लोग को मैं रेकमेंड करूंगा आप लोग प्लीज एक बार मिड पॉइंट थ्योरम का डेफिनेशन वगैरह देख लो, कैसे यूज करते हैं वो एक बार देख लो आप, ठीक है ना। और बेसिक कॉन्ग्रुएंसी सीख लो, क्योंकि उन्हीं दोनों का यूज हम लोगों ने किया है इस सवाल में। मैं ये जरूर कहूंगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं आपके एनुअल के एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़ा मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को यूज करके बनता है, ठीक है ना। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको एकदम अवेयर रहना होगा, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो एक बार मैं जी एफ एच ई को एक बार अलग से बनाता हूं, ठीक है ना। ये आ गया आपका जी ई एच और एफ। हम लोग ने आपका जी एफ को ई एच के पैरेलल प्रूव कर दिया है, और हम लोग ने एफ एच को जीई के पैरेलल प्रूव कर दिया है। इसका मतलब एज द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर नाउ पैरेलल, द क्वाड्रिलेटरल GEHF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया बिल्कुल लोड नहीं लेना है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा इंटेंसिव है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा प्लीज एक बार वापस इस सवाल को देख लो, और एक बार अपने मतलब वीडियो के साथ साथ ना खुद भी सॉल्व करो, ठीक है ना। अगर जब तुम खुद सॉल्व करोगे ना तो तुमको खुद समझ में आने लगा कि मैंने यहाँ कहाँ से कहाँ क्वेश्चन को लेके मैं शिफ्ट किया, तुम्हें खुद समझ में आएगा, उसके बाद तुम खुद सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। ऑलराइट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8।